नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन अकेडमी में। अब तक हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने जो है करंट अफेयर को देख लिया कि करंट अफेयर में कहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, हमने एक बार का पूरा सिलेबस देख लिया है कि कहाँ से सवाल आपको आ रहा है, किस किस सब्जेक्ट से सवाल आपको आ रहा है। अब टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब हम आज के जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री के टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं कि हिस्ट्री में सवाल कहाँ से आ रहे हैं। आगे आगे हम बात करें इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, इतिहास में टॉपिक्स क्या है। इतिहास में किन टॉपिक्स को लेके सवाल पूछ रहा है आपसे बार बार, ये देखिए बौद्ध धर्म, चाहे वो यूपीपीसीएस में आप देख लीजिए, चाहे वो यूपीएससी में देख लीजिए, दोनों में बौद्ध धर्म को लेके सवाल पूछा जा रहा है। तो आप बौद्ध धर्म में एक तो जान लीजिए कि इनके गौतम बुद्ध के बारे में आप खूब सारा जान लीजिए, है ना। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सारी चीजें। और दूसरे एक जो बौद्ध धर्म की क्या है, संगतियां हुई है ना। संगतियां हुई हैं बौद्ध धर्म की, मतलब बैठकें हुई हैं बहुत सारी, मतलब बौद्ध धर्म के लोग आपस में इकट्ठा हुए और अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश की। उसमें धर्म ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म में उन बैठकों में। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना होगा। इन संगतियों को पहली चीज तो आयोजन किसने किया, है ना। इन संगतियों का क्या किया, आयोजन, मतलब इनको बुलाया किसने, राजा कौन था। एक इसमें इसमें कौन था जो इस बैठक में मुखिया कौन था। और मुखिया के अलावा आप बस देखिए कि क्या कोई धर्म ग्रंथ यहाँ पे निर्माण होता है कि नहीं होता है, और क्या कोई बड़ा इवेंट होता है बौद्ध धर्म में इस बैठक में, तो उसको भी आप देखेंगे। जैसे क्या होगा, श्वेतांबर दिगंबर में आप देखेंगे बढ़ जाएंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब आप पढ़िए तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म आपको पढ़ लेना होगा। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपसे पूछ रहा है कि जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को उपाधियां दी गई, जैसे पटेल साहब को उपाधि मान लीजिए क्या है, लौह पुरुष, है ना, राष्ट्रपिता की उपाधि है। तो ये उपाधि किसने दी, किसको दी और कब दी। तीन सवाल। पहली चीज, किसने दी, किसको दी और कब दी। ये आप इसमें ध्यान रख दीजिए। उपाधियों के सवाल बार बार आते हैं, कई बार सवाल आए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इतिहास के विषय में ही इंक्लूड कर दिया है। आप इसको इसके लिए आपको क्या होगा, आपके पास एक शीट आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, है ना। 15-20 उपाधियां उसमें होंगी, 15-20 व्यक्तियों के नाम होंगे। वो आप 20 से मिनट में आप पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आएगा आप टिक कर देंगे, इतना सा काम है ना। तो लेकिन यहाँ तो जब आपको ध्यान में रहेगा कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, तभी इस टॉपिक को आप छुएंगे, है ना। अगला देखें तो एक तो मुद्रा का इतिहास आपसे पूछ रहा है ना। मुद्रा का इतिहास आपसे पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, वस्तु विनिमय से लेके हम पहुंच गए हैं डिजिटल करेंसी के युग में। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेके डिजिटल करेंसी के युग में हम पहुंच गए। ठीक, जब हम वस्तु विनिमय में थे तो हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्या, माध्यम के रूप में, मतलब चीजों के आदान प्रदान के रूप में। ठीक, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ चीजों को क्या मान लेंगे, मुद्रा मान लेंगे। और अलग अलग काल में आप देखेंगे मुद्राएं आएंगी, अलग अलग काल में मुद्राएं आएंगी। मतलब कभी कभी आपका कांसा मुद्रा के रूप में आएगा, है ना, कभी आपका पीतल मुद्रा के रूप में आएगा, आपका सीप मुद्रा के रूप में आएगा, आपका तांबा मुद्रा के रूप में आएगा, चांदी आएगा, सोना आएगा, है ना। इस तरह से मुद्रा का बदलेगा इतिहास बार बार। और कभी कभी क्या होता है, उन मुद्राओं का क्या नाम होगा कुछ, है ना, क्या होगा, नाम होगा। तो आपको ये याद करना है कि वो नाम किसने दिया, किसके टाइम पे थी, ये मुद्रा चल किसके समय पे रही थी। तो मुद्रा के इतिहास में ये सारा टॉपिक आपको क्लियर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने मुद्रा का इतिहास यहाँ पे लिखा है, और मुद्रा के इतिहास से भी क्वेश्चन बार बार। ठीक, अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रमुख भारतीय पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद। जो भारतीय पुस्तकें थी उसका अनुवाद, एक तो अनुवाद जो हुआ है उसमें आपको क्या देखना है,
एक तो किसने किया है, और दूसरा किस नाम से किया है, तीसरा कब किया है। ठीक, स्पेशली आप ब्रिटिश इरा वाले टाइम को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इरा में भी भारतीय पुस्तकों का अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होता है, उस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए ये पुस्तकों वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन एक दो को आ जाते हैं लगभग कभी कभी घुमाव फिरा के अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे पूछ लेगा कि ये वाला पुस्तक पहले चीज तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा कि ये जो वाली पुस्तक थी भारतीय पुस्तक थी, जो भारतीय पुस्तक थी इसका लेखक कौन। हो सकता है आपसे ये ना पूछे, इधर नहीं चलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो पुस्तकों का इतिहास पूछ रहा है और उसके लेखक के बारे में पूछ रहा है, तो इतिहास में जितनी पुस्तकें मैं सारी याद कर डालूं, कोई जरूरत नहीं। बेसिकली क्या है कि जिन पुस्तकों का अनुवाद हुआ है उन पुस्तकों को आपके चुपचाप जाकर धीरे से लेखक पूछ ले रहा है ना। और आप क्या आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इतिहास में जितनी पुस्तकें हम सबको याद कर लें, पर रीजन क्या है, उनकी क्यों उनका अनुवाद हुआ है और इसलिए आपसे वो जाके उसके राइटर पूछ ले रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक पर अगर हम देखें तो शैव धर्म को लेकर सवाल किया, शैव धर्म को लेकर सवाल आ रहा है, वैष्णव धर्म को लेकर आपसे सवाल पूछे, है ना। इनकी मूल विचारधारा क्या है वैष्णव धर्म से, और उसके बाद मूल विचारधारा क्या है, लगान की पद्धतियां क्या है, मैं इसको कहूंगा टैक्स सिस्टम, है ना, प्राचीन से आधुनिक, प्राचीन से आधुनिक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम कब कब कैसे क्या क्या रहा है ना, प्राचीन काल में क्या रहा है, मध्य काल में क्या रहा है, आधुनिक काल में क्या रहा है, और अलग अलग राजाओं के काल में क्या क्या रहा है। जैसे अलग अलग राजा आएंगे, है ना, उनके टैक्स कलेक्शन के अलग अलग सिस्टम होंगे, किसी में मनसबदारी चलेगी ज्यादा फेमस होगी, किसी में चौथ ज्यादा फेमस होगी, है ना। हो सकता है दोनों एक साथ चले, है ना, हो सकता है दोनों अलग अलग टाइम पे हो सकता है इस व्यवस्था के बाद ये व्यवस्था आए, है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि कलेक्शन की व्यवस्था क्या रही है समाज में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपसे वो टैक्सेशन सिस्टम ही पूछना चाह रहा है, तो क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सबको याद कर डालो कि किसमें से किसका कैसा कलेक्शन है, कहाँ से क्या पैसे वसूल रही है सरकार, है ना। ये तो बड़े टफ 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 से टॉपिक है। दरअसल आपसे वो पूछना चाह रही है कि अगर टैक्स कलेक्शन प्राचीन काल में कैसे होता था, टैक्स कलेक्शन वर्तमान काल में कैसा हो रहा है, इन सबसे रिलेटेड वो आपसे पूछ रहा है किस राजा ने कौन सी पॉलिसी बनाई थी टैक्स कलेक्शन की, और वर्तमान समय में क्या हम उस टैक्स कलेक्शन की पॉलिसी से कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था से पढ़ेंगे, तो वर्तमान में क्या उसकी कोई रेलिवेंसी है, और मेंस में आपसे वही पूछ लेगा उठा के क्वेश्चन। तो आप जब इस तरह से पढ़ के रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा आपका क्या हो रहा है, इसके साथ साथ मेंस के लिए भी आप तैयार हो जा रहे हैं। अगली बात देखिए, जैसे विभूतियों के कथन। विभूतियों के कथन मतलब किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अब आप कहेंगे सर इतिहास में इतने सारे लोग, किसने क्या कहा हम कैसे याद करेंगे, है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है भैया, पिछले 10 साल में जितने कथन आए हैं उनको याद कर लो पहला, प्लस कोई बहुत चर्चा में है अगर इस समय ऐतिहासिक व्यक्ति, तो उसने कुछ खास अगर कहा था उसके कथन याद कर लो। बस यहीं से सवाल आता है। 10 साल का क्वेश्चन, अगर उसमें जो कथन आए हैं वो याद कर लो, और चर्चा में अगर कुछ है तो उसको देख लो एक बार, ना। चर्चा में कोई पर्सनैलिटी है ना, तो उसके कथन को एक बार आप ध्यान में रख लीजिए। अगले टॉपिक की बात करता हूं। भारत में प्रथम, इतिहास के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपसे पूछेगा भाई बताओ भैया प्रथम भारतीय गवर्नर, है ना, प्रधानमंत्री बता दो। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे पूछ ले, आपसे पूछेगा भैया अच्छा बताओ कैग कौन था पहला भारत में, है ना, आपसे पूछ ही लिया। तो आपको क्या भारत में प्रथम कौन पहला था, उस चीज को याद में रखना होगा, और इससे सवाल आते हैं। अगली चीज देखिए, इतिहास की पुस्तकें हैं। अब जैसे मैंने यहाँ की थी ना पुस्तकों को अन्य भाषाओं में अनुवाद, इसी टॉपिक को आप यहाँ ये भी समझ लिए, सेम टॉपिक ही है कि इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके रचयिता कौन। आप इसमें इसमें क्या समझ, तो मैंने अलग से क्यों लिखा है, एक तो जो प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन, तो वहां में जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखकों के बारे में आपसे पूछा, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, और वहां से भी सवाल बनते हैं।
युद्ध हुए हैं प्रमुख युद्ध। आप एक शीट पे जो फेमस 20-25 युद्ध हैं उनको लिख लीजिए, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने जीता। 3 टॉपिक एक शीट बनाइए ऐसे, है ना, लिख लीजिए कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने जीता, और कोई खास अगर संधि निकल के आई है तो उसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, एक चार्ट पे तो चार्ट बना के आप इसको याद कर लीजिए। अगला आ गया प्रमुख आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के प्लस मजदूर आंदोलन प्लस आदिवासी आंदोलन, है ना, ये प्रमुख आंदोलन आपको याद करना है। प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन कौन से हैं, स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख ऐतिहासिक नगर आपसे पूछेगा, और खासकर जैसे मैंने पीछे भी बताया कि उपनामों वाले। अब देखिए आपको ये टॉपिक करंट अफेयर में भी कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। और वो नगर तभी आपसे पूछेगा क्वेश्चन इतिहास में कि जब वो नगर करंट में चर्चा में होगा और आपसे पूछ लेगा। आपको लगेगा कि इतिहास का क्वेश्चन है, हमको सारे नगर याद कर लेने चाहिए इतिहास के, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास के वो नगर जो करंट में है उन्हीं को उठा के आपसे पूछ लेगा और वो क्वेश्चन बन जाएगा इतिहास का, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे इतिहास इसलिए दिया सेफर साइड में कि आप एक बार मोटा मोटा देख लीजिए, खास करके तो 16 महाजनपद आप याद कर लीजिए। इसमें ये टॉपिक मैंने अलग से भी लिखा, वैसे 16 महाजनपद याद कर लीजिए आप। दूसरे जो प्रमुख ऐतिहासिक नगर हैं उनके उपनाम क्या है, एक बार वो भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो करंट में भी नहीं है और आपसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन की तरह पूछ दे तो आप बिल्कुल सेफर साइड रहें कि आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाए। अभिलेख आपको याद करना पड़ेगा, प्रमुख अभिलेख, और इसमें सबसे मेन मौर्य काल, और मौर्य काल में भी सबसे मेन अशोक। अशोक के अभिलेख को आप पढ़ लीजिए। दूसरा एक बारीकी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई अभिलेख जिसने पहले अशोक ने लिखा बाद में उसी अभिलेख पे किसी और ने भी लिख दिया, मतलब मान लेते हैं अभिलेख है इस पे अशोक ने ये सब 5 लाइनें लिखी थी, नीचे आकर ये ऐड करा दी किसी ने और, तो इस चीज को भी आप देखेंगे। तो अशोक के काल के अभिलेख को आपको ध्यान में रखना होगा। महाजनपद जैसे मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद कहाँ है, एक प्लस प्लस उनकी राजधानी क्या थी, प्लस उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है ना, वर्तमान क्या है स्थिति, मतलब नाम, वर्तमान नाम क्या है, किस क्षेत्र के अंदर में वो करंट में। 16 महाजनपद के केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरे देखिए चोल राजाओं को लेकर बड़े सवाल पूछे जाते हैं, चोल राजाओं को लेकर सवाल आपसे पूछ लेता है। तो आपके जो चोलों के प्रमुख राजा है, इनमें भी आपको सारे चोल समाज नहीं पढ़ना है, आपको जिनके प्रमुख राजा है प्लस अगर उस राजा का किसी उत्तर भारत के राजा के साथ द्वंद्व हुआ, उत्तर भारत के राजा के साथ द्वंद्व हुआ है, प्लस जो यहाँ पे दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि चेर चोल पांड्य है ना, चेर चोल पांड्य, इन तीनों में आपस में जब शत्रुता थी तो उसमें कोई चोल राजा बहुत फेमस भूमिका अगर अदा कर रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन ला रहा है, तो उसको ध्यान में आपको रखना होगा। तो चेर चोल पांड्य ये सेम चीज पांड्यों के साथ, सेम चीज चेरों के साथ, लेकिन चोल और पांड्य ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है गुप्त वंश को लेकर, गुप्त वंश को लेकर आपको ध्यान में रखना होगा। गुप्त वंश को लेके भी सवाल आते हैं। तो गुप्त वंश में क्योंकि इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, है ना, स्वर्ण काल कह रहे हैं गुप्त काल। तो इस सवाल को भी लेकर भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं समाज में और परिस्थितियों में और कल्चर में। तो गुप्त काल को वंश को भी आपको देखना है, स्थापना कैसे हुई, किसने की, समाप्त कैसे हुआ, तो आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। और प्रमुख स्थापत्य कला में इन्होंने क्या योगदान। वैदिक युग से सवाल आपसे ले के आ रहा है, और वैदिक युग में आपसे इसमें क्या है, इसमें आपको वेद पढ़ने होंगे, आपको इसमें उपवेद पढ़ने होंगे, आपको इसमें अरण्यक पढ़ने होंगे, है ना, इस तरह से आपसे। और किस वेद का क्या ब्राह्मण है ना, वो सवाल आपसे पूछा जाता है। तो वैदिक युग कौन, कब से लेके कब तक का वैदिक युग है ना, वैदिक युग से क्या समस्याएं हैं, है ना, वैदिक युग में क्या समस्या है, क्या समाज है ना,
इन सबको लेके आपसे सवाल आते हैं। तो वैदिक युग में भी, और खासकर हिस्ट्री के टॉपिक को की आप टेंशन ही छोड़ दिए, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक तो बहुत डीप में आपको कराऊंगा। आप यूपीएससी दीजिए, यूपीपीसीएस दीजिए, किसी एग्जामिनेशन में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितनी डीप लेवल तक मैं आपको इस हिस्ट्री के टॉपिक कराऊंगा। अगले जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल को लेकर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा स्थल कब है, किसने कब इसकी खोज की, खोजकर्ता का नाम और वर्ष का नाम, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मौर्य साम्राज्य को लेकर सवाल पूछा जाएगा। इसमें आप अशोक को बहुत ध्यान से देखिएगा। अशोक तो बहुत सबसे क्रिटिकल पोजीशन पे है, अशोक को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले टॉपिक में आ जाइए दिल्ली सल्तनत ना, दिल्ली सल्तनत, और इसका आप एक क्रम जरूर याद रखिएगा। किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है, एक, और उस वंश का संस्थापक कौन है, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कौन है, अंतिम राजा कौन है, अंतिम राजा कौन है। और जब दिल्ली सल्तनत का वंश परिवर्तन होगा, मतलब एक वंश से कोई दूसरा वंश आएगा, तो कोई एक प्रमुख युद्ध होगा, है ना, ज्यादातर केस, तो वो युद्ध आपको याद रखना होगा दिल्ली सल्तनत के केस। ऐसे ही मुगल साम्राज्य के बारे में हम अलग से पढ़ना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो क्रमवार पढ़ना पड़ेगा, दूसरे आप दो तीन व्यक्तित्व में ज्यादा पढ़ने का। एक तो आपको बाबर बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, है ना, दूसरा आपको अकबर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तीसरा आपको औरंगजेब को लेके बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक। और आप इधर आ जाएंगे तो बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर को लेकर सवाल पूछना पड़ेगा, आपसे पूछेगा, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो इन सारे चीजों के साथ मुगल साम्राज्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, प्लस मुगल साम्राज्य के जो प्रमुख युद्ध होंगे, है ना, जैसे ये राजपूतों से लड़ेंगे, है ना, या किसी और से भी लड़ते हैं, अहोम साम्राज्य से भी इनके युद्ध हुए हैं, तो उनको भी आप ध्यान में रखेंगे मुगल साम्राज्य के केस में। अगले टॉपिक पर अगर आ जाए तो सूफी आंदोलन, तो सूफी आंदोलन हुए हैं, और किस सूफी आंदोलन में कौन सा सूफी संत रहा है, उस सूफी संत के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक। जैन धर्म को लेके जानना पड़ेगा, बौद्ध धर्म मैंने बताया था, जैन धर्म है, तो जैन धर्म को लेके भी जानना है, इसके तीर्थंकर कौन कौन से हैं, प्रथम कौन है, अंतिम कौन है ना, तो और बंटवारा हो रहा है जैन धर्म में, इस तरह की चीजें जैन धर्म के विषय में भी आपको जानना पड़ेगा। प्रमुख स्थान भारत में कौन से जैन धर्म के, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, और खास करके अगर वो चर्चा में है, प्लस यूनेस्को की अगर लिस्ट में है पहले से, तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर प्लस हो गए यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए नए, तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं भारत के मंदिर, को वो बहुत इंपॉर्टेंट फिर आपके लिए हो जाता है। इतिहास विषय को मैंने आपसे बता दिया। देखिए इतिहास विषय एक बहुत बहुत क्या है, देखिए इतिहास विषय के साथ समस्याएं हैं कई सारी। एक तो इतिहास विषय इतना ज्यादा ब्रॉड है ना, विस्तृत विषय है ना, तो कितना पढ़े इतिहास विषय को लेकर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है पहले ही। दूसरा, इससे क्वेश्चन जो आते हैं ना, क्वेश्चन जो आ रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं। यूपीपीसीएस में आप देखेंगे, यूपी में आप देखेंगे इसका क्या है, डोमिनेंस है। मतलब यूपीपीसीएस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बिना इतिहास पढ़े आप यूपीपीसीएस क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये कम से कम आपसे 25 क्वेश्चन तो पूछ ही ले रहा है सिर्फ इतिहास से, प्राचीन मध्य आधुनिक मिला के इतिहास से आपसे 25 क्वेश्चन मिनिमम पूछे रहा है यूपीपीसीएस, और बिना इसको कि आप यूपी का तो क्वालिफाई कर पाएंगे ऐसा आप चाहिए, है ना। और इतिहास इतना विस्तृत है, जैसे आपने देखा प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, तो हम इतिहास को कैसे पढ़ें कि, क्योंकि अगर आप पूरा इतिहास पढ़ते बैठ जाएंगे तो आपको साल भर लग जाएगा, एक साल आपको लग जाएगा सिर्फ इतिहास पढ़ने में, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है, इतिहास के जो टॉपिक है वो पहले एकदम बहुत छांट के निकाले, बहुत ढूंढ के निकाले हैं कि भाई यहां से ही अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा इतिहास का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इन केस ऑफ प्रीलिम्स, इन केस ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस आल्सो, है ना। तो मेंस में भी और प्रीलिम्स में ये इतने टॉपिक्स ही अगर आप इतिहास में पढ़ लेते हैं तो आप आंसर कर पाएंगे, लिख पाएंगे, और प्री के एग्जामिनेशन में सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। आप मेरी बात को वैलिडेट करिए, पेपर उठा के देखिए पिछले सालों के प्रीलिम्स के और मेंस के, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है।
अब हम अगले टॉपिक पे जब हम जाएंगे, अगला टॉपिक कौन सा है? आधुनिक इतिहास। स्पेशली इसको मैंने डेडिकेट किया है, अलग से लिखा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, इसमें जो आपके आ रहा है क्वेश्चन, एक तो प्रमुख आंदोलन और उनसे जुड़े व्यक्ति, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं सबसे मुख्य। इसमें आप इसको प्लस करके इसमें जनजातीय आंदोलन भी जोड़ दीजिए। जनजातीय आंदोलन भी जो हुए हैं उसके प्रमुख व्यक्ति कौन रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन से में प्रमुख ब्रिटिश संगठन, खास करके जो जैसे शिक्षा को लेके आते हैं, है ना, विवाह परंपरा को लेके आते हैं, विवाह को लेके आते हैं, इस तरह ब्रिटिशों के बहुत सारे संगठन बनेंगे, है ना, जो आते हैं भारत में इन सब चीजों के लिए, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना। अगला टॉपिक है कि एक तो 1937 का जो भारतीय शासन आया, उस शासन में भारतीयों का क्या योगदान है, भारतीयों का योगदान आया, है ना, उस बात को भी आपको ध्यान में रखना। तो 1937 में जो भारतीय शासन आया, है ना, और 90 इसको या फिर आप इसमें प्लस कर लीजिए, क्योंकि 1937 में भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ उसका एक बेसिक रीजन आप देखिए 1935 में एक्ट आया है, इसका चेंज आपको 2 साल में दिख गया पूरा पूरा। तो उस समय के जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसको लेके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 37 मैंने इसलिए इसको डेडिकेट किया है कि 35 में भारत शासन अधिनियम आता है, 2 साल बाद उसके सारे चेंजेस, इसके सारे प्रोविजन जो होते हैं वो अप्लाई होकर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो उस चीज के लिए आपको पढ़ना होगा। दूसरा, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए, इसमें भी अब आपको सारे नहीं याद करने, है ना, प्रमुख याद करने। तो प्रमुख कौन से होंगे? एक तो होगा जो पहला, ठीक, प्लस जिस सम्मेलन में महात्मा गांधी अंबेडकर, है ना, दूसरा आपका नेहरू, आपके हो गए महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मतलब आप याद करेंगे जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने, और प्लस इसमें एक नाम ऐड कर लिए कोई महिला, है ना, प्रथम। तो प्रमुख अधिवेशनों में आप ये चीज याद रखेंगे, और उन अधिवेशनों में जो प्रमुख निर्णय लिए गए उनको भी आप याद में रखेंगे कि एक तो अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, अध्यक्ष कौन था, और प्रमुख निर्णय कौन से लिए गए। तो इसके लिए भी आप वही शीट एक बनाइए और लिख डालिए। ठीक, अगला टॉपिक हो गया स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं, है ना, इनका क्या योगदान, जो शैक्षणिक संस्थाएं रही हैं उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और उसके बाद प्रमुख घटनाएं जो बड़े परिवर्तन लाए, तो क्या करेंगी, बड़े परिवर्तन लाएंगी। वो परिवर्तन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो परिवर्तन हो विचारधारा में, ठीक, या हो रणनीति में, या हो शासन में। तो क्या बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। प्रमुख अखबार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में, उनका एक तो कहां से छपता था, कौन था जिसने शुरू किया था, और एक तो समय काल आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख अखबारों के विषय में भी स्वतंत्रता आंदोलन में ध्यान में रखें। आधुनिक भारत, बंगाल का विभाजन को लेके, ठीक, 360 डिग्री एनालिसिस करना होगा आपको बंगाल विभाजन को लेकर। अगला टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, इनको आपको ध्यान से देखना होगा, है ना। और एक अगला नाम जो सबसे मेन नाम महात्मा गांधी को लेकर, गांधी जी को लेकर जो नाम है, गांधी जी को भी आपको ध्यान, इनको इन 4 लीडर, है ना, और इन 4 लीडर से जुड़ी घटनाएं, इनको बहुत आपको बारीकी से अध्ययन करना होगा और उनको समझना होगा।
क्योंकि इनसे सवाल बार बार आपसे पूछे, खास करके गांधी को लेके देखेंगे आप, तो गांधी को लेके प्री में, मेंस में, सब में सवाल पूछा जाएगा। अम्बेडकर साहब को लेके, उनकी पॉलिसीज को लेके, बोस साहब को लेके, उनकी पॉलिसी को लेके, है ना, तिलक साहब को लेके, उनकी विचारधारा को लेके, तो इन सबसे सवाल पूछे जाएंगे। और गांधी जी को लेकर तो हमेशा से, गांधी जी को लेकर तो एक समझ लीजिए पूरा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स में कहीं ना कहीं गांधी जी आते हैं, ये आप मान लीजिए। चाहे वो आप अर्थशास्त्र पढ़िए, चाहे आप पॉलिटी पढ़िए, चाहे आप इथिक्स पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, गांधी जी कहीं ना कहीं आते जरूर। अगला टॉपिक जैसे है ये 1857 की क्रांति, है ना, और इससे जुड़ी क्या है प्रमुख व्यक्ति, ये आपको याद रखना होगा। कौन कहां से लड़ा था, ये चीज बार बार रिपीट होता है प्रीलिम्स में, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला टॉपिक आपका आता है कि प्रमुख ब्रिटिश नीतियां थी, है ना। एक तो एक नीति में क्या, एक तो प्रशासन को लेकर ब्रिटिश की क्या नीतियां हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या नीतियां हैं, समाज को लेकर ब्रिटिश की क्या नीतियां रही, है ना, अर्थशास्त्र को लेकर क्या नीतियां हुई, तो इन सब की अलग अलग नीतियां रही हैं और उन नीतियों में लगातार परिवर्तन हुए हैं। कभी कुछ चेंज हुआ, कभी कुछ चेंज हुआ, तो आपको वो सब ध्यान में रखना होगा, किसमें क्या चेंज हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कई बार नीतियों का लक्ष्य भी पूछेगा, है ना। कई बार लक्ष्य ये बता देंगे, कई बार ये लक्ष्य नहीं बताएंगे, पर इनडायरेक्टली वही लक्ष्य होगा, है ना, उसके बारे में पूछा जाएगा। कर्नाटक वॉर, कर्नाटक के युद्ध है, ये मैंने देखा है कि ये यूपीएससी इससे सवाल कई बार पूछ रहा है ना। यूपीपीसीएस में स्पेशली भी इससे सवाल, यूपीपीसीएस में ज्यादा सवाल इससे आ रहा है, यूपीएससी में भी सवाल इससे आ रहा है। तो कर्नाटक युद्ध को लेके ये हमेशा से थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहते हैं और वहां से सवाल ये बना ले जाते हैं कि कब कब युद्ध हुए और उन युद्धों के बाद क्या रिजल्ट निकले, क्या कोई संधि हुई, किस तरह के परिणाम निकले, उनको लेके ये लोग सवाल बार बार बना रहे हैं। तो कर्नाटक युद्ध आधुनिक भारत में ये बार बार पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने प्राचीन काल से लेके, हमने क्या किया, प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक के इतिहास को देख लिया कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओवरऑल सबको, है ना, प्राचीन से आधुनिक तक, मध्य तक, हम सबको पढ़ेंगे। और हम क्या करेंगे, ये हमने जो हॉट टॉपिक लिख दिया ना, जो ये टॉपिक है, इन टॉपिक को हम ज्यादा ध्यान देंगे, इनको क्या करेंगे, हम ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा कि हम स्कोर करने में हमको आसानी होगी। कि रिपीटेड टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में ज्यादा, तो हमको रिपीटेड टॉपिक को बहुत ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम प्री आसानी से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, आने वाली वीडियोस में हम और सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हम ओवरऑल हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए इस पूरी सीरीज का फायदा क्या है, आप जब इस पूरी सीरीज को कर ले जाएंगे, आप समझ जाएंगे एक तो कि क्या पढ़ना है ना, क्योंकि क्या पढ़ना है। समस्या ये है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो और आपको लगेगा कि इसको पढ़ने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और फोकस के साथ होकर पढ़ेंगे, टारगेटेड होकर पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। दूसरे आप एक तरीके से जब अंदाजा लगा पाएंगे किस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न में आप पढ़ेंगे भी, जिस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न में आप पढ़ेंगे भी, उससे आसान हो जाएगा आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए। तो इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई इशू हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। हम मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।